हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? हेलो। सब बढ़िया, आप कैसे हो? जी, टेस्ट कैसा गया? हेलो। आप लोगों का टेस्ट कैसा गया? से ठीक ही गया। ठीक ठाक गया। ये जिसका ठीक है गया। ये पिचका हेलो। नहीं है, ये पिचका है। हाँ दिव्या, हाँ, कितने आए? यस सर। बता ये सकते हो कितने आए? ये कितने का है? हाँ, ये भी बीस नंबर का। कितने आए? सर 1 मिनट चेक करके बताती हूँ। जी, और आप लोगों का नंबर टाइप कर सकते हो? अब माइक सर ओपन मैं करके बता दो। सर मैंने तो हाँ आपको आपने भेज दिया था। हाँ हाँ, कुछ लोगों ने भेजा है। ठीक है, 2-3 लोग भेजे हैं। ठीक है। हाँ, क्या था फिजिक्स का सिलेबस क्या था? न्यूटन्स लॉ था या वर्क एनर्जी था? न्यूटन्स लॉ था ना शायद, या फ्रिक्शन। हेलो। हाँ जी, आवाज जा रही है ना? सर वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी था। चलो कोई ना। ये सर भेज दिया आपको। ओके ओके, मैं देख लूंगा। और लोग भी भेज सकते हो, ठीक है। जी, जिन्होंने नहीं भेजा वो भेज देना। ओके। चलो चलो स्टार्ट करें क्या? जी। यस सर। ये क्वेश्चन हो गया होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन बिजी वाला है। यस सर। तो आज अपना एक नया टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास में ही। तो वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ कैविटी। ठीक है। तो देखो, टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ बॉडी। ठीक है।
सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ कैविटी। ठीक है, कैविटी क्या होता है जी? किसी को पता है कैविटी क्या होता है? सर एम्प्टी स्पेस। हाँ, ठीक है, कि मान लो एक मेरे पास कोई रैंडम बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी का मान लो कि अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें बॉडी में एक कैविटी बना दे रहे हैं। मान लो कि ये बॉडी था, ठीक है, इस पूरे में मास था, ठीक है, अब हम मान लो कि इसमें एक कैविटी बना दे रहे हैं, मतलब कि इसमें से कुछ मास को कट कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे कैविटी बना दी, अब मास जो है वो सिर्फ यहीं पे है, ठीक है, तो ये जो हो गया कैविटी, ठीक है, ये जो हो गया वो हो गया कैविटी, ठीक है। तो अब इसका पहले देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं शिफ्ट होगा, है कि नहीं? अब जो है वो देखो यहाँ से मास हटा है, ठीक है, यहाँ से मास को हमने रिमूव किया है, तो यहाँ पे मास की कमी आ गई, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि मास इधर ज्यादा है तो मास सेंटर ऑफ मास कहीं जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे कहीं शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मान लो ये था, यहाँ पे हमने कैविटी एक बनाया तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आ जाएगा, है ना। तो वही हम देखेंगे कि अगर कैविटी रहेगा, ठीक है, कोई सिमेट्रिक बॉडी के अंदर अगर कैविटी है तो उसमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मान लो एक मेरे पास सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, आर रेडियस का डिस्क है, ठीक है। अब इस डिस्क में हम क्या कर रहे हैं कि एक कैविटी बना रहे हैं, मान लो, ठीक है, कि ये डिस्क था, या ऐसे ही लेते हैं कि ये अगर डिस्क है तो यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास इसका, अगर एम मास का डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंटर पे होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक कैविटी बना रहे हैं, मान लो कि हमने क्या किया, इस डिस्क को, ठीक है, यहाँ से एक डिस्क, यहाँ से एक डिस्क शेप से ही हम एक मास को रिमूव कर देते हैं, ये मास को मान लो कि रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा ना, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये कुछ जो फाइनली बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मास नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो है मास नहीं है। अब ये सिर्फ ये बचेगा कि इस पोर्शन में मास है, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे ही मास रिमूव हुआ, ठीक है, यहाँ से जैसे ही मास रिमूव हुआ, तो पहले जो सेंटर ऑफ मास जो सेंटर पे था, ठीक है, ये सेंटर पे था, तो वो शिफ्ट होके कहीं पीछे आ जाएगा, क्योंकि इधर मास है ही नहीं, ठीक है, इधर मास है ही नहीं, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। तो मास जो है इधर जो है मास का कमी आ गया, मान लो, ठीक है, मास जो है वो कम हो गया, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्यादा मास, इधर मास ज्यादा हो जाएगा इस एरिया में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इस सेंटर से कहीं शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वही निकालेंगे कि अगर मान लो कि ये कैविटी है, इसके पास कैविटी है, तो इसमें हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल वगैरह करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखो सबसे पहला क्या स्टेप है, मान लो जो ये है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और इस सर्कुलर डिस्क में मान लो एक कैविटी है, ठीक है, इस सर्कुलर डिस्क में एक कैविटी है, ठीक है, ये सेंटर था मानते हैं, ये इस तरह का कैविटी है, ठीक है। अगर इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, तो ये कैविटी का रेडियस मान लो R/2 है, ठीक है, ये कैविटी है, ठीक है, इसमें मास है, मास जो है वो सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन में क्या करना है कि हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हम इस कैविटी वाले डिस्क को हम दो डिस्क की तरह मान लें, और एक तो कंप्लीट डिस्क होगा और एक जो कैविटी का डिस्क, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस जो कैविटी वाले डिस्क को इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि एक अपने पास कंप्लीट डिस्क है जिसका कि रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, एक कंप्लीट डिस्क है जिसका कि रेडियस आर है, प्लस एक स्मॉल डिस्क है जिसका कि रेडियस R/2 है, ठीक है। और अगर हम इसका अगर टोटल मास मान लो कि m है, ठीक है, मान लो कि टोटल मास m है, ठीक है,
तो अगर इस डिस्क का मास मान लेते हैं m डैश, ठीक है, तो इसका जो मास हो जाएगा वो मान लो कि ऐसा ले लेते हैं कि मान लो कि इसका मास, अगर ऐसा एज्यूम कर लें कि इसका जो मास है वो कुछ ले ले कैपिटल M, ठीक है, तो इसका मास मान लेते हैं m1 और इसका मास जो है m2। और देखो ये एक्चुअली में यहाँ पे मास है नहीं, ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट जो है उसका मास m डैश, ठीक है, और इसके मास को निगेटिव मास ले लेना ताकि इस दोनों को ऐड करें तो ये मास कैंसिल हो जाए। एक्चुअल में यहाँ पे मास नहीं था, ठीक है, तो जो कैविटी वाले मास था उस मास को हम लोग निगेटिव ले लेंगे, ठीक है, सर ये जो ताकि इस कैविटी दोनों, वाला है सर, ये इसमें से माइनस होगा ना? हाँ हाँ हाँ, इसलिए हम इसको निगेटिव ले रहे हैं ताकि इस दोनों को ऐड करें ना तो ये मास गायब हो जाए, ये मास ना आए, ठीक है। तो ये कंप्लीट का अगर मास m है, m1 है, ठीक है, कंप्लीट का मास m1 है, तो इसका जो मास हो जाएगा m2, यानी जो m होगा वो होगा m1 माइनस m2, है ना, ठीक है। तो अब देखो तुम क्या करना कि जहाँ पे सेंटर है, ठीक है, इसी को अगर हम ओरिजिन मान ले, ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास दो बॉडी हो गए, एक तो कंप्लीट मास और एक हो गया ये जो कि कैविटी का मास जो हमने निगेटिव लिया है, तो इस दोनों को मिलाकर ही ये बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओरिजिन मान लेना तुम सेंटर पे, और ये देखो ये जो कंप्लीट वाला है, ठीक है, जब यहाँ पे कैविटी नहीं रहता तो ये कंप्लीट रहता, तो इसका जो सेंटर है वो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे ही लाई करता, ठीक है। और इस जो कैविटी वाले का जो सेंटर ऑफ मास है, जो कैविटी का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है, इसके सेंटर यानी कैविटी के सेंटर पे, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r/2, क्योंकि इसका रेडियस r/2 है, तो r/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन से देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन है, तो इस बड़े वाले का मास, ठीक है, बड़े हम ऐसा मान सकते हैं कि दो मास मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, ये बड़ा वाला मास यहाँ पे m1, ठीक है, सेंटर पे ही रखा हुआ है, और छोटे वाला मास जो m2 है, माइनस m2 मास जो है वो r/2 0 पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम ऐसा मान ले, एज्यूम कर ले, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस ले ले, हाँ जी, ठीक है। तो ये देखो जो सेंटर है वहीं पे है बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और छोटे वाला का सेंटर ऑफ मास सेंटर से r/2 डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ठीक है, जो कि निगेटिव मास हमने इसको एज्यूम किया है उसका। तो यहाँ से जो एक्स सेंटर ऑफ मास इसका आ जाएगा, ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तुम लिखने के लिए एक्स सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो m1 और इसका सेंटर ऑफ मास उसी ओरिजिन पे ही है तो 0 प्लस माइनस ऑफ m2, ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन से r/2 डिस्टेंस पे है, अपॉन m1 प्लस m2 करोगे तो m1 माइनस m2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ठीक है, x सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो माइनस m2 इंटू r/2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखो करना क्या है, करना ये है कि हमें इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना है कि सेंटर ऑफ मास, देखो तो सेंटर ऑफ मास निगेटिव आ गया, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट, एक मिनट ना, कैलकुलेट करोगे ना तो सेंटर ऑफ मास जो है वो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास यहाँ इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है, तो ये आ जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि तुम्हें सर m1 ये और हमने m2 पहले से कैलकुलेट माइनस क्यों करना करा है पड़ेगा। अपॉन में? सर यहाँ पे जो आप सर अपॉन में m1 m1 माइनस m2 क्यों करा है? m1 माइनस m2 आएगा ना, ये मास है ना, निगेटिव मास, तो सर जो आपने बात ये निगेटिव अगर मास m2 है, माइनस ठीक का है, इसका सर अगर नेगेटिव क्या, था उसकी वजह से माइनस आया है तो फिर वहां पर प्लस क्यों हो गया? कहाँ पे, सर जो आपने बाद में लिखा है x को वहाँ पे नेगेटिव होगा ना m2। m1 माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, ओके। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में हमें m1 m2 दिया नहीं रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में हमें m1 m2 दिया नहीं रहेगा डायरेक्ट, ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमने
मास डेंसिटी पढ़ा था, मास डेंसिटी में हमने लिनियर मास डेंसिटी पढ़ा था, एरिया मास डेंसिटी पढ़ा था, वॉल्यूम मास डेंसिटी सर इसमें एरिया ठीक वाला है। तो अगर हाँ हाँ, अगर डिस्क है तो वो एरिया वाला लगेगा, ठीक है। अगर इसका मास चाहिए m1 चाहिए तो m1 को लिखोगे, इसमें कुछ भी मान लेना कि इसका मास डेंसिटी सिग्मा है, तो इसमें m1 को लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें m1 लिखोगे, m1 लिखोगे सिग्मा इंटू इसका एरिया, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। उसी तरह से m2 को लिखना पड़ेगा तुम्हें सिग्मा माइनस के साथ लिखना, ठीक है, क्योंकि m2 निगेटिव है, वो अभी यहाँ पे m2 मैग्नीट्यूड ही लिखो, तो सिग्मा इंटू पाई इसका एरिया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना। तो अगर तुम इसको m ले लेते हो, m1 को m ले लेते हो, तो m2 जो आ जाएगा m/4 आ जाएगा, है ना। तो अगर इसका मास अगर तुम m एज्यूम करते हो तो इसका मास जो आ जाएगा m/4 आ जाएगा, है ना। समझ गए? यस यस सर। सर। हाँ जी, ठीक है, इसको m0 ले लो, सर ठीक है। हाँ, तो अगर अगर मान लो कि ये स्फीयर रहता, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर रहता, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर रहता तो इस केस में रो इंटू वॉल्यूम करना पड़ता 4/3 πr क्यूब, ठीक है। तो अगर सॉलिड स्फीयर रहता तो अगर इसका मास m आता तो इसका मास m/8 आ जाता, क्योंकि आर क्यूब करना पड़ता ना, तो r³/8 आ जाता, 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो ये m/8 आ जाता, अगर इसको m लेते तो ये m/8 हो जाता है, अगर सॉलिड ये रहता तो ये डिस्क है, ठीक है, ठीक है। तो यस जो सर। भी फ्लैट, जो भी 2D सरफेस होगा ना, 2D बॉडी होगा, जैसे कि स्क्वायर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, तो ये सब में जो है एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, एरिया मास डेंसिटी, ठीक है, उसका मास होगा सिग्मा इंटू एरिया उसका, ठीक है। जो भी 3D बॉडी होगा, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, कोन हो गया, तो उस सब में वॉल्यूम मास डेंसिटी लगेगा, यानी कि रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, उसका मास हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। करना क्या है, क्लियर है कि जो एक क्या ले लेना, इस जो कैविटी वाले मास की जगह दो मास ले लेंगे, एक कंप्लीट मास और एक प्लस कैविटी, और कैविटी वाले का मास निगेटिव में लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में मास नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको निगेटिव मास, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे भी तो फिर यही बन जाएगा, है ना। क्लियर है? यस सर। एक हम कैलकुलेट करते हैं कि मान लो सेम ले लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन की तरह ही कैलकुलेट करते हैं इसको। एक मान लो कि ये कैविटी है, यहाँ पे कैविटी एक बना हुआ है, ये डिस्क है मान लो, ठीक है, एक डिस्क पहले ले लेते हैं, इसके बाद स्फीयर लेंगे, एक डिस्क ले लेते हैं, और यहाँ पे इसका कैविटी है, ठीक है, ये डिस्क आर रेडियस, रेडियस आर, और ये जो कैविटी बना है वो r/2 रेडियस का बना है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है इस सेंटर से, ठीक है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग शेप, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो। ठीक है, जी आया किसी का? यस सर। कितना आ गया बेटा?
सर -r/6 मतलब सेंटर से लेफ्ट में होगा। यानी यहाँ पे कहीं आ जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, देखो कैलकुलेट करते हैं। एक तो मान लेते हैं कंप्लीट डिस्क और एक ये कैविटी। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि हम मास डेंसिटी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया मास डेंसिटी से, तो इसका मास अगर m आएगा तो इसका मास कितना आ जाएगा, m/4 है ना, क्योंकि रेडियस r/2 है। बोलो, आएगा? क्योंकि अगर यस सर। इसका मास लिखोगे तो ये आएगा सिग्मा इंटू इसका रेडियस r हो जाएगा, पाई इंटू r²। तो इसको m ले लेते हैं मान लो, तो इसका मास आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई r²/2 है ना, रेडियस r/2, तो r²/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा पाई r² को अगर हम m एज्यूम किए हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा पाई r² m और नीचे बाई 4। ठीक है, तो ये m/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखो कैलकुलेट करें सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर इसको ओरिजिन ले ले, ठीक है, तो एक मास जो है वो अपना ओरिजिन पे ही है। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि हमने निगेटिव मास लिया है -m/4, ठीक है, इसका -m/4 ले लो, वो उसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा यहाँ से r/2 पे होगा, है ना। तो अब देखो हम कैलकुलेट करें, एक तो सेंटर ऑफ मास यही है, ओरिजिन पे ही, ठीक है, और दूसरा जो ओरिजिन से r/2 डिस्टेंस राइट साइड है, तो राइट साइड को ही हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो एक सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा यहाँ से m1x1, ठीक है, या मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, इसका मास इंटू इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे है, ठीक है, प्लस इसका मास -m/4, ठीक है, इंटू इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो r/2 पे है। ठीक है, तो ओरिजिन से r/2 बाई m-m/4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे बाई 8 अपॉन ये आ जाएगा 3mr/4। ठीक है, 3m/4। ठीक है, तो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2, और ये 2 नीचे आके और एक माइनस साइन था, ठीक है, ये माइनस रहेगा, -r/6। तो माइनस साइन ये बताता है, और ये होना भी था क्योंकि यहाँ से अगर तुम मास हटाओगे तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास खत्म होगा, यहाँ से मास गायब होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो जिधर ज्यादा मास होगा उधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से r/6 पे होगा, यानी जो बड़े वाले सेंटर था ना, बड़े वाले, उससे r/6 पे होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड। क्लियर है? अगर मान लो एक ऐसा ले लें कि मान लो कि ये 2r रेडियस का स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ तो, हॉलो स्फेयर, हॉलो में तो कैविटी आती है, चल, इसमें जो कैविटी है वो r रेडियस का है। ठीक है, ये 2r का इसका रेडियस है 2r। ठीक है, मैंने डायमीटर नहीं लेना, 2r। ठीक है, और ये जो है वो r रेडियस का है। ठीक है, कैलकुलेट करो तो जल्दी से। मास लेना, देखना मास इसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम, सर ठीक वॉल्यूम है, मास। नहीं इतना। हाँ, तो उसमें जो होगा ना, रो इंटू वॉल्यूम होगा। ठीक है, जैसे कि तुम बड़े वाले का लिखना चाहो, मान लो कि इसको हम बहुत मान सकते हैं कि एक बड़ा वाला है जिसका कि रेडियस 2r है, और एक छोटा वाला है प्लस जिसका कि रेडियस r है। ठीक है, तो इसका जो मास होगा, इसका वॉल्यूम रो, इसका मान लेना कि मास डेंसिटी रो है, तो रो इंटू इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ ना, है कि नहीं। और इसका जो मास हो जाएगा रो इंटू यस सर। 4/3 πr। सर ये स्फेयर ठीक है। है, क्यों, हाँ सॉरी, यस फेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको तुम अगर मान लो रो इंटू 4/3 πr³ को m ले लेते हो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 8 m आ जाएगा ना, देखो आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2r का क्यूब है ना, यस। है कि नहीं। तो इसका मास 8m, ठीक है, और इसका मास -m ले लेना,
क्योंकि कैविटी है तो ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि ये अगर Yes, sir. सेंटर, इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास देखते कितना रहा? हेलो, So minus R बटे 7. Minus R बटे 7. -r/7 आंसर आया? Yes, sir. हेलो, देख लेता हूँ क्या Yes, sir. क्या तो शायद हाँ देख लेता हूँ। तो ये जो है अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास, एक बात बताओ कि ये जो कैविटी का सेंटर ऑफ मास इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ पे होगा ना? एक मिनट कुछ गलत हुआ है यहाँ पे लगता है। चलो तो ये पूरा ही लेना पड़ेगा यार, ऐसे तो होगा ही नहीं। एक अच्छा मिनट, वो R है। ये पूरा लेना पड़ेगा ना? अच्छा ठीक है। यस सर। 2r, एक मिनट, इसका रेडियस नहीं, इसका डायमीटर r। एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया है क्या यहाँ पे? एक मिनट रुक जाओ। ये पूरा डायमीटर r हो गया, लेकिन हमने रेडियस r लिया है ना, मीटर तो R होगा। डायमीटर 2r। ठीक है, ये ठीक है ना? ठीक है, तो ये 2r तो रेडियस तो r ही होगा ना? ठीक है। हाँ सर वो फिगर गलत बनी थी। हाँ ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो कितने पे आ जाएगा बताना? यहाँ से r पे आ जाएगा ना? बोलो, ओरिजिन से r पे आएगा ना? यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, तो ये बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही होगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे यस सर। होगा, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे होगा ना। तो इसका मैं लिखता हूँ 8m इंटू इसका सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे है तो 0, प्लस इसका मास -m, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो r पे है, अपॉन टोटल मास 8m - m, ठीक है, -r/7 सही है, ठीक है। तो ये सही है। मैं एक और देता हूँ क्वेश्चन, रुक जाना। एक सॉलिड स्फीयर था और एक डिस्क था। मैं एक और देता हूँ, ये करो, उसके बाद एक होमवर्क देके इसमें से छोड़कर दूसरा चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम्म ठीक है। सर राजेश को दूसरा चैप्टर। हाँ हाँ हाँ, चैप्टर नहीं यार, टॉपिक। ये चलेगा, ये भी चलेगा, हम लोग आराम से कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सिलेबस से बहुत आगे चल रहे हैं ना। अभी देखो टेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर हम लोग का कब खत्म हुआ, और टेस्ट इस वीक हुआ, तो इसलिए सोचा है ना कि थोड़ा सा स्लो हो जाए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, ताकि टेस्ट से हम ज़्यादा आगे ना निकले। तो ये ले लेना r/2, ठीक है, और ये 2 हुआ, ये सही है, ठीक है। तो मान लो इसको डिस्क ही मान लेना, ठीक है, सर्कुलर डिस्क। तो देखो वॉल्यूम, देखो मास लिखना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मास क्या होगा, ठीक है, कि अगर हम बड़े वाले का मास ले रहे हैं तो छोटे वाले का मास क्या होगा, ठीक है। तो अगर तुम मास लिख लेते हो दोनों का, कैविटी का प्लस जो कंप्लीट लोगे उसका, ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है।
आया? हाँ जी, किसी का आया? हेलो, ये क्या हुआ? हेलो, हेलो, यस सर। आया किसी का? ये क्या हुआ? सर -r/30 आ रहा है। एक मिनट रुको। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। Yes, sir. Yes, sir. Minus R/30. ओके, स्क्रीन आप लोग को विजुअल हो रहा है क्या? हेलो, ये क्या हुआ ये? इसी तरह विजुअल हो रहा है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। हाँ सर। यस सर। ये तो बैटरी नहीं हो रहा। मुझे लगता है 1 मिनट रुक जाना आप लोग। मुझे लगता है ये शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है। Okay, sir.
हाँ ठीक है, कितना आया था आंसर, बोलो, आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक है, कितना आया था आंसर? -r/30। -r/30। ठीक है। अच्छा एक बात बता दो कि जो कैविटी, ये डिस्क है ना, तो कंप्लीट का मास क्या होगा और प्लस कैविटी, ठीक है, कैविटी का मास क्या आया और इसका मास कितना आया ये बताओ। सर कैविटी का मास आया m/4 और होल का मास आया 4m। 4m सही है ये सभी का? इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी यार इसका मास 4m आया होगा ना, सर और आपने उल्टा लिख दिया। इसका मास m/4 है ना? ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर सिग्मा पाई आर स्क्वायर को m ले ले तो ये 4m, और फिर उसी तरह से सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये m/4 आ जाएगा। ठीक है, तो सही है। चलो, और एक बात बताओ कि ये जो देखो, अब सेंटर से अगर देखें तो सेंटर इसका बड़े वाले का मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे होगा, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कितने डिस्टेंस पे, ये बता सकते हो? हाँ एकदम और निकाल लीजिए। कितना पे होगा? सर r/2। उठेगा। नहीं, सर 3r/2। 3r/2। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज किया। हर एक बार एक ही जैसा थोड़ी रहेगा बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा 2r का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2r, और इसका रेडियस r है, यानी इसका जो पूरा डायमीटर होगा वो r का होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस r, ठीक है, और ये पूरा r है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे होगा ना, यानी r प्लस r/2, तो r प्लस r/2 यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये 3r/2 पे होगा। ठीक है, तो इसमें तुम अगर करोगे तो मान लो 4m इंटू 0, ठीक है, माइनस m/4 इंटू 3r/2 अपॉन 4m माइनस m/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका देख लो, 3m/8 अपॉन 16 15m/4। ठीक है, तो 4 ठीक है, 2 से m गया तो सर ये r/10। 2 नीचे आके 30 हो जाएगा, 3r/30 माइनस के साथ। आपने ये लेने में गलती कर दिया। सर -r/10 हेलो, होगा ना? सर हाँ -r/10 हाँ होगा हाँ ना? हाँ हाँ, लिख लो -r/10। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना कि हमेशा ऐसा ना होगा कि ये सेंटर 0 r/2 पे ही होगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो वो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन में चेंज किया, यहाँ 2r ले लिया, इसका r/2 ले लिया। ठीक है, समझ गए? एक होमवर्क में यस सर। करना आप लोग, एक होमवर्क में करना कि मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है? ये 2a साइड का है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, 2a, ये कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे एक कैविटी बना हुआ है, ये कैविटी है, ठीक है, इस पूरे में मास है, ठीक है, तो ये 2a, तो यहाँ से यहाँ 2a, तो ये इसको ले लेते हैं a/2, ठीक है, a/2। ठीक है, तो ये होमवर्क में कर लेना आप लोग। ओके सर। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर प्लेट है ये, ठीक है, स्क्वायर प्लेट, ठीक है, तो ये हो गए। चलो हम लोग आते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है पता है आप लोगों को, न्यूटन्स लॉ में पढ़े होगे। हाँ सर।
P is equal to mb. हाँ ठीक है, है या वेक्टर है? बोलो। किसी को पता है? नहीं पता? क्या सर? मोमेंटम क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? सर वेक्टर है। सर वेक्टर उसका उसका डायरेक्शन किधर होगा? जो वेलोसिटी मोमेंटम की होता सर वेलोसिटी के डायरेक्शन में। हाँ ठीक है, न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे ना। मोमेंटम होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और वो मोमेंटम जो होता है वो एम इंटू बी होता है। ठीक है, अगर पी वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर, या इसको हम ऐसा लिखना चाहें तो पी वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा इधर की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अब हमें उसका कंजर्वेशन पढ़ना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम कंजर्व, हमने अभी तक दो चीजें पढ़ा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था कि यानी कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम में भी होगा कि इनिशियल एनर्जी मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इसका ये कब होता है वो देखें, तो कोई भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो अगर हमने एफ एक्सटर्नल को क्या लिखा था, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लिखा था कि नहीं? हाँ सर। यस सर। है ना? तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि मास को m लिख दें और एक्सेलरेशन को dv बाई dt। ठीक है, तो अगर मान लो और कोई भी बॉडी है जिसपे मान लो कि एफ एक्सटर्नल को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इक्वल टू एम इंटू डी वी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो मान लो कि टाइम t1 से t2 तक कर रहे हैं, और इसको कुछ भी कर रहे हैं, मान लो एम v1 से v2 तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा m इंटू इनिशियल, अगर हम v इनिशियल नीचे ले ले और v फाइनल ऊपर ले ले। ठीक है, तो ये जो है वो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। अगर मान लो कि एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया, ठीक है, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे जीरो होगा तो ये आ जाएगा एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा एम इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू एम इंटू वी इनिशियल। ठीक है, यानी जो फर्स्ट केस है वो है फाइनल मोमेंटम, और यहाँ जो ये लिखा हुआ है वो है इनिशियल मोमेंटम। यानी कोई भी सिस्टम पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसका फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा, यानी मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि इफ इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on a acting on a body or system। ठीक है, system, then momentum of body or system remain conserve। ठीक है, then linear momentum लिख देता हूँ, linear momentum of body or system will remain constant। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बॉडी का लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या कंजर्व लिख सकते हैं, रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक है, ठीक है, कंजर्व। ठीक है, तो अगर मान लो कि एक ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है m1 मास का, और ये v1 से जा रहा है मान लो। ठीक है, तो अभी जो इसका मोमेंटम होगा वो हो जाएगा p इनिशियल इज इक्वल टू m1 इंटू वी वन। ठीक है, ये t इक्वल टू जीरो की बात करें, किसी टाइम के बाद
हो सकता है कि मान लो किसी टाइम के बाद क्या हुआ कि ये अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया, ठीक है। कोई भी रीजन होगा, मान लो वो अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया, ठीक है, m1 से अब v2 हो गया, तो p फाइनल जो हो जाएगा वो m1 इंटू v2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इसका जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू p फाइनल वेक्टर, ठीक है, यानी कि m1 v1 वेक्टर इज इक्वल टू m2 v2 वेक्टर, ठीक है। अगर सिस्टम की बात करें, मान लो कि कोई सिस्टम है, ठीक है, मान लो कि एक बॉडी है m1, ठीक है, दूसरा बॉडी है m2, ठीक है, ये चल रहा था मान लो पहले v1 से, ये चल रहा था मान लो पहले v2 से, ठीक है। अब मान लो कि क्या हुआ कि इस दोनों के बीच कहीं मान लो कि कोलिजन वगैरह हुआ होगा, ठीक है। इस कोलिजन के कारण क्या हुआ कि ये बिफोर कोलिजन हम बात करें, कोलिजन भी पढ़ेंगे हम लोग, बिफोर कोलिजन की बात करें तो ये था, अगर मान लो कहीं आपस में कहीं टक्कर वगैरह हुआ, उससे क्या हुआ कि ये जो है वो इधर जाने लगा v2 से, और ये जो है वो v1, यार ऐसा लिख लेते हैं v1, इसको लिख लेते हैं v1 डैश, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं इधर जाने लगा v2 डैश से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि v1 डैश v2 डैश, यानी कि ये जो v1 v2 था इनिशियल वेलोसिटी था m1 प्लस m1 का v1 था, m2 का v2 था, लेकिन फिर क्या हुआ कि m1 और ये m2 था ना, m1 का हो गया v1 डैश और m2 का हो गया v2 डैश, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी कोलिजन के टाइम क्या होता है कि आपस में जो भी फोर्स लगते हैं, ठीक है, वो फोर्स इस पे भी लगेगा, उस पे भी लगेगा, ठीक है। जो भी फोर्स, जितना फोर्स इस पे लगेगा ये लगाएगा इस पे, उतना ही ये लगाएगा इस पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन से, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है इस सिस्टम को, अगर हम इस पूरे को दोनों मास को एक सिस्टम ले ले, तो इस पे जितना फोर्स इधर लगाएगा F, उतना ही फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जब नेट फोर्स जीरो होगा तो एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम देखो, हम इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इसका जो मोमेंटम होगा m1 v1, इसका जो मोमेंटम होगा m2 v2, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल में देखो तो ये देखो इसका वेलोसिटी अपोजिट हो गया, तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा माइनस m1 v1 डैश, और इसका जो वेलोसिटी है वो उसी डायरेक्शन में, तो ये प्लस m2 v2 डैश है कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लोगे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मोमेंटम इस तरह से हम कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का जो एग्जाम्पल वगैरह होता है, जैसे कि रिक्वायरिंग ऑफ गन, ठीक है, कि जब बंदूक से गन से जब बुलेट निकलती है, ठीक है, तो पहले अगर मान लो कि गन रेस्ट पे है, ठीक है, कोई चलाएगा, मान लो कि गन चला रहा है तो वो गन को रेस्ट पे ही रख के चलाएगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर गन रेस्ट पे है, ठीक है, तो जब बुलेट निकलती है, ठीक है, जब बुलेट निकलती है तो गन को भी एक पीछे की तरफ झटका मिलता है कि नहीं, बोलो, यस सर। ठीक है। तो पीछे की तरफ झटका मिलता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिक्वायरिंग ऑफ गन, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल वगैरह है वो हम लोग देख लेंगे, उस पर ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले ये क्लियर है ना कि मोमेंटम कंजर्व कैसे करना है, कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और कब कंजर्व होगा, जब उस सिस्टम पे या उस बॉडी पे नेट, क्या नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक कार्ट ले लेते हैं, मान लो ये सामान ढोने वाला गाड़ी है, मान लो, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, मान लो इसका पहले मान लो कि मास, ठीक है, ये मान लो पहले 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, और इसका जो मास था, ठीक है, इसका जो मास था मान लो 100 kg था, ठीक है। अब ये जा रहा था, अब जैसे ये जा रहा था, अब हमने क्या किया कि इस पे
ठीक है, इस पे हमने ये किया कि इस पे ये तो 100 केजी था, इस पे मैंने 200 केजी का एक मास रख दिया। ठीक है, 100 केजी का ये था अपना, जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन फिर हमने क्या किया, इस पे 100 केजी का एक मास रख दिया, 200 केजी का एक मास रख दिया। तो अब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या ये इतना ही वेलोसिटी से जा पाएगी? नो सर। कितनी नो चल सर, कम जाएगी? हो जाएगी। ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगेगा। अगर इनिशियल मोमेंटम इसके पास देखे तो ये मास मास 100 इंटू वेलोसिटी 20। अगर फाइनल मोमेंटम देखे तो अब मास जो हो जाएगा 200 प्लस 100। ठीक है, 300 हो गया ना, यस सर। इंटू मान लो फाइनल जो वेलोसिटी हम मान लेते हैं बी फाइनल हो गई, बी फाइनल। तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह, तो हम पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल या पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 300 इंटू बी फाइनल इज इक्वल टू 100 इंटू 20। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो वी फाइनल जो हो जाएगा वो 20/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था मोमेंटम की जरूरत। ओके, क्लियर है सभी को? यस। ठीक है, ये था ना कि एक मान लो कार है या मान लो एक ट्रक है। ठीक है, वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास है 100 केजी। ठीक है, 100 केजी का था, या मान लो मस्त जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ये जा रहा था, ऊपर से किसी ने मान लो 200 केजी का कुछ लगेज सामान वगैरह रख दिया। ठीक है, ये 100 केजी का ही ट्रक था, 200 केजी का ऊपर से सामान रखा गया। तो अब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इनिशियली मास इसका 100 केजी था, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 100 इंटू 20, इसका वेलोसिटी 20 था। अब फाइनल मास जो हो गया वो 200 प्लस 100 300 हो गया ना टोटल मास ट्रक का। ठीक है, ठीक है, और इसका मान लेते, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी वी फाइनल हो गई। ठीक है, तो ये तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से यहाँ से हमने वी फाइनल निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक गन है। ठीक है, तो मान लो एक गन है। ठीक है, हम लोग क्या किए कि मान लो कि गन का मास 2 केजी है। ठीक है, गन का मास 2 केजी है। ठीक है, ये रेस्ट पे था, और यहाँ से मान लो एक बुलेट निकला। ठीक है, एक बुलेट निकला। ठीक है, एक बुलेट निकला, मान लो कि इसका मास था 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम का या 50 ग्राम कुछ भी हो सकता है। 1 ग्राम का बुलेट निकला जिसका वेलोसिटी मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से निकला ये। ठीक है, तो हमें पूछता है कि फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बताना है। कैलकुलेट करो तो आप लोग। ठीक है, देखो इसमें देखो ये 2 केजी के कंपेयर में इसका मास 100 ग्राम कम है, तो ऐसा नहीं करना कि इस 2 केजी में से जो फाइनल मास निकालना वो 2 केजी में से 100 माइनस कर देना, इसको 2 केजी ही लेके चलना। ठीक है, ये जो है वो मास बहुत कम है। ठीक है, बाहर भी निकालोगे वो 100 ग्राम बाहर भी निकलेगा, तो लगभग 2 केजी ही रहेगा ये। ठीक है, चलो। हेलो, सर 5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राम को चेंज किया था आपने? हाँ, यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका वेलोसिटी होगा मान लो भी। ठीक है, तो अब देखो इनिशियली दोनों रेस्ट पे था। इनिशियली हम मान लेते हैं, इधर ही मान लेते हैं, ये भी इधर ही था, तो इनिशियली दोनों रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम जो आएगा तो उसमें इसका और इसका दोनों का मोमेंटम आएगा, तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा 2 इंटू भी
प्लस इसका मोमेंटम आ जाएगा मास ऑफ बुलेट, ठीक है, 100/1000 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पी फाइनल ये आ गया, यानी पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करोगे या पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल, यानी यहाँ से आ जाएगा 2v प्लस ये जो सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। 2v प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2v जो आ जाएगा वो -5, यानी v जो 10, ठीक है। 2v 10 आ गया तो v आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो v हमने लिया है वो गलत डायरेक्शन में लिया है, v का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, ठीक है। दोबारा बताना एक बार। यस सर, पीछे की तरफ होता है। हाँ। ठीक है, हाँ, तो ये सर एक और तो बताना। ये था। क्या देखो, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल गन और बुलेट, अगर बुलेट अंदर था, ठीक है, तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे थे, ठीक है। जैसे ही बुलेट निकला 100 मीटर पर सेकंड से, गन को एक झटका लगेगा पीछे की तरफ, लेकिन हम अभी मान लेते हैं कि इसको ये भी आगे ही निकला, ठीक है, ये भी आगे ही गया और ये इतना से निकला, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम को तो 0 था, फाइनल मोमेंटम में इसका भी मोमेंटम आएगा और इसका भी मोमेंटम, क्योंकि फाइनली दोनों मोशन में आ गए, इसको भी झटका लगा तो ये भी मूव करने लगा और ये तो मूव किया ही आगे, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा, गन का मोमेंटम, इसका मास 2 kg और इसका वेलोसिटी v, ठीक है, हमें v कैलकुलेट करना है। इसका मास 100 ग्राम, ठीक है, ग्राम को केजी में बदलो तो 100/1000, ठीक है, केजी, इंटू इसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो आ जाएगा यहाँ से P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। तो P फाइनल तो ये आ गया, P फाइनल जो आ गया 2v, इसको कैंसिल करोगे तो 10 आ जाएगा, 2v प्लस 10, और P इनिशियल अपना 0 था, ठीक है। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल से ये आ गया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो v जो आ जाएगा वो -5 मीटर पर सेकेंड। तो -5 का मतलब ये है कि हमने अगर इधर पॉजिटिव लिया है, ठीक है, v इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, और हमने जो ये वेलोसिटी एज्यूम किया है वो नेगेटिव आ गया, यानी कि वेलोसिटी जो इसका एक्चुअल होगा वो इधर होगा, ठीक है। माइनस आने का ये मतलब है। ठीक है सर। मान लो एक मेरे पास m मास का ब्लॉक था, ठीक है, एक यहाँ से बुलेट आया, ठीक है, एक यहाँ से बुलेट आएगा, ठीक है, बुलेट मान लो, ठीक है, बुलेट का मास m था, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि जब ये बुलेट देखो यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ब्लॉक से जब टकराएगी, ब्लॉक के अंदर जाएगी, ठीक है, तो ये बुलेट ऐसा है कि ब्लॉक से जब टकराती है तो ब्लॉक के अंदर नहीं जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये टकराएगी, देखो मान लो कि ये v वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है, तो ब्लॉक से टकरा के ये फिर नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो टकरा के जैसे ही नीचे गिरती है, मान लो ये कि आयरन का होगा ये मास, ठीक है, बुलेट से टकराएगी और ये नीचे गिर जाएगी, मान लो बुलेट, ठीक है। तो होगा क्या कि इसके पास कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा, है कि नहीं, बोलो, मोमेंटम का ट्रांसफर करेगा ना अपना मोमेंटम, यस सर। है कि नहीं। ये अपना ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा इसको। तो इनिशियली देखा जाए, हम इनिशियल देखें, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल से देखें, ठीक है। तो अब देखो, इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसके पास है, ये तो रेस्ट पे था ना, बोलो, इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसके पास है ना, बुलेट के पास ना, एम इंटू भी, इस बड़े वाले मास के पास तो 0 है, इज इक्वल टू, जैसे ही ये टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ कि बुलेट रुक गई, ठीक है, तभी वो नीचे गिरेगा। और इसके पास मान लो कि ये यू ले लेते हैं, इसके पास क्या होगा, इस मास के पास कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा, तो इसके पास अब मोमेंटम हो जाएगा एम, कैपिटल एम इंटू भी, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ठीक है, ये स्मॉल एम, ठीक है। सर प्लस 0 और ये बेटा देखो, इनिशियली क्या था, ये सिस्टम ऐसे था, ठीक है, ये अपना रेस्ट पे रुका हुआ था,
यहाँ से बुलेट आ रही थी, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों को सिस्टम लेते हैं, तो जब हम मोमेंटम लिखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम में भी दोनों का मोमेंटम आएगा और फाइनल मोमेंटम में भी दोनों का मोमेंटम आएगा, है कि नहीं? ठीक है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो इनिशियली जो मोमेंटम है सिर्फ इसके पास है, ये रेस्ट पे है, वो लटका हुआ है अपना, इसका वेलोसिटी 0 है, तो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि जब ये इससे टकराया, ठीक है, जब कोलिजन हुआ इसके, तो हमें बोला गया क्वेश्चन में कि बुलेट जो है वो नीचे गिर गया, यानी बुलेट अब रेस्ट पे आ गया, ठीक है। और ये अपना पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया, मान लो इसका वेलोसिटी भी हो गई, ठीक है। तो अब जब हम लिखेंगे, ठीक है, अब जब हम मोमेंटम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, तो फाइनली क्या हुआ, बुलेट जो है वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है, बुलेट जो हो गया वो रेस्ट पे हो गया, इसका वेलोसिटी 0, ठीक है। तो m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू वी, तो यहाँ से स्मॉल m इंटू यू इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी, तो यहाँ से जो v आ जाएगा mu बाई m, ठीक है। सर वो इक्वल आएगा, आपने प्लस डाल दिया ऊपर सेकंड में। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। तो जो फाइनल वेलोसिटी इसकी आ गई ये, तो अब देखो ये वेलोसिटी लेकर क्या करेगा, ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से, एक तरह से मान लो तो सर्कुलर मोशन करेगा, जो कि अगर रस्सी का लेंथ l है तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो अब तुम्हें एनर्जी कंजर्व करके ये बताना है कि ये कितना हाइट ऊपर जाएगा। ये कुछ मान लो कि ये इस वेलोसिटी को लेकर ये कुछ इतना हाइट ऊपर गया, ठीक है, ये मास m था इसका, इतना हाइट ऊपर गया, ठीक है, कि मान लो ये कहीं यहाँ आ गया, ठीक है, कहीं यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ हाइट ऊपर गया, ये रेफरेंस ले ले, तो ये h हाइट ऊपर गया, तो हमें यही h हाइट निकालना है। तो यहाँ पे देखो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो क्या करोगे, हमें यहाँ पे इसका वेलोसिटी मालूम चल गया है mu बाई m, तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और ये जो अपना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहाँ पे ये वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फर्दर आगे नहीं जा रहा, तो वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कंजर्व करना है, ठीक है, समझ गए? एनर्जी कंजर्व करके तुम हाइट निकाल सकते हो कि ये कितना हाइट ऊपर गया, समझ गए? यस चलो, सर। ठीक है। तो तुम ये निकालना कि ये कितना हाइट ऊपर गया, तो जो हाइट ऊपर गया ना, वो हाइट होगा, ये हाइट जो होगा ना h, वो होगा ये टोटल टोटल l माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो l माइनस एल कॉस थीटा निकालने के लिए पहले तुम्हें कॉस थीटा निकालना होगा, क्लियर है? तो इसको आप लोग एज ए होमवर्क करके आना। ये अब यहाँ से सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व हम लोग किए, उसके बाद ये सर्कुलर मोशन हो गया, तो रिमेनिंग पोर्शन आप कैलकुलेट करोगे। यार ऐसा कर लेना ना कि मान लो कि एक सर क्या निकालना है सर? इसका निकालना क्या है ये इसका? हाइट, ये हाइट ओके कि सर। देखो ये बुलेट लगा इसको, ठीक है, जैसे ही बुलेट लगेगा तो ये कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो यही कि कितना हाइट ऊपर गया वो, ठीक है, इस लेवल से कितना ऊपर गया, तो यहाँ पे ओके सर्कुलर सर। मोशन का यूज हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में हमने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया ना कि मान लो एक एल लेंथ के रस्सी से स्ट्रिंग से एक मास एम मास बंधा हुआ है, इसको हम यहाँ पे यू वेलोसिटी देंगे तो वो कितना हाइट ऊपर जाएगा, या इससे कितना एंगल बनाएगा, ठीक है, ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, यस सर। ठीक है। तो अगले क्लास में इसका आंसर आप लोग बताना, और हमने बता दिया कि जो इसको हाइट उससे नहीं कर होगा, सकते सर, इसको कंजर्वेशन हाँ ऑफ एनर्जी से नहीं कर सकते? हाँ हाँ हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन ही होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यूज एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे हम लोग और एक दो चार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर कोलिजन पे आएंगे, ये क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। और तो यही हुआ था ना, ठीक है, चलो।
इस वीक तक चलेगा ये, ठीक है। कॉलेजन भी हम लोग अच्छे से करेंगे, उसके बाद अगले वीक से रोटेशन स्टार्ट करेंगे। विंटर वैकेशन कब से हो रहा है आप लोग का स्कूल में? सर 1 जनवरी से। 1 जनवरी से? हाँ यस सर। 1 से कब तक? 1 से सर 15। 15 सेकेंड। कितने? 1 से 15। 15? जी, आप लोग का भी दिव्या, आदित्य, गौरव हाँ सर वही सेम। 1 हाँ, से सर। 15? यस। ओके। फिर विंटर क्या बोला गौरव? एक्स्ट्रा क्लास भी लग सकती है। कौन बोल रहा था? आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? ऐसे बता रहा हूँ, हमारे सर गए थे कि 11th वालों की एक्स्ट्रा क्लास भी लग सकती है। हाँ, Yes, देख sir. लेते हैं ना। ओके, देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो। ठीक है, तो होमवर्क कर लेना आप लोग। Okay, sir. ओके। अब क्या 11th खत्म होने का टाइम अभी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। कोशिश